नमस्कार, उदयणी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और जल बिन सब सून, बिना पानी के ये धरती सूनी है और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। और एक बहुत चिंताजनक खबर भारत के दक्षिणी हिस्से से आई है कि भारत के चारों दक्षिणी राज्य हैं, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे गंभीर जल संकट पैदा होने की स्थिति है। वहाँ जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, यानी कि जहाँ पे जल इकट्ठा किया जाता है, वहाँ सिर्फ 17% पानी बचा हुआ है। तो ये एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है, क्योंकि अभी सिर्फ अप्रैल का महीना भी चल रहा है और मई, जून, जुलाई अभी बाकी है, बरसात होने समय बाकी है। अब इस जल संकट से मनुष्य को निजात कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा, इस बारे में बताने के हमारे साथ मौजूद है सुनील मित्तल जी। आपका बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को बता दें कि सुनील मित्तल जी इन्वायरमेंट और पानी से जुड़े मुद्दों के विशेषज्ञ हैं और वो कई काम करते रहे, मतलब इस तरह के कई मुद्दों पे वो विशेषज्ञता है उनकी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जल संकट जो पैदा हो रहा है भारत में, क्या इसका कोई संबंध क्लाइमेट चेंज से है? इसका संबंध अगर बाय द वे हम इसको कहें क्लाइमेट चेंज से, तो क्लाइमेट चेंज से तो शायद इसका कोई मेरे को नज़र नहीं आता। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पानी जो भगवान हमको देता है, जो नेचुरल रेन वाटर जो हमको देता है, उसका जो प्रिजर्वेशन और उसका जो मैनेजमेंट है वो शायद इम्प्रॉपर है। अगर बाय द वे हम उस पानी को जो भगवान हमको देता है और हर साल देता है, उसको अगर हम ठीक से स्टोर कर लें और उसको ठीक से मैनेज करें, प्रॉपर्ली यूज भी करें, तो इस समस्या से हो सकता है निजात पाया जा सके। और ये समस्या सिर्फ साउदर्न पार्ट में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान में अब बाय द वे जब आज की जो खबर पेपर में छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसने सबको सारे पूरे इंडिया को कवर किया है एक्सेप्ट द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में कुछ बेहतर स्थिति है, बाकी पूरा इंडिया जो है, इवन दिल्ली को आप देख लीजिए, दिल्ली में जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट 1200 MGD की है और जो प्रोडक्शन जो है वो करीब 900 MGD का, देयर इज अ गैप ऑफ 300 MGD पर डे। तो अगर पानी सप्लाई नहीं होगी तो नेचुरली प्रॉब्लम देखिए, ये रिपोर्ट CWC यानी केंद्रीय जल आयोग की है। हाँ। जो कि पूरे देश भर में पानी का जो डाटा रिकॉर्ड करता है, उसका रिकॉर्ड करता है। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि गर्मियों की शुरुआत से पहले ही, यानी कि फरवरी मार्च में ही बेंगलोर में स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। हाँ। वहाँ पे पानी के टैंकर 800 या 6,000 के बिक रहे थे। हाँ। और अब देखिए ये क्राइसिस पूरे दक्षिण हिस्से में फैल गई। हाँ। तो बेंगलोर के वाटर क्राइसिस पे जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, उससे मुझे पता चला कि वहाँ पे समस्या वहाँ की मतलब जीवन शैली से है। वहाँ पे बिल्डर्स ने क्या किया कि जमीन के नीचे के पानी का रिजर्वायर ही खाली करवा दिया उन लोगों ने। अंडरग्राउंड वाटर का मिसयूज किया बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से वहाँ पे जल संकट पैदा हुआ है। क्या यही समस्या देश के बाकी हिस्सों में भी है? नहीं, आपकी जो खबर है थोड़ी सी पार्शली करेक्ट है, पार्शली थोड़ी सी गड़बड़ है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जब बेंगलोर सिटी था, जब बेंगलोर अपने आप में जो ओरिजिनल शेप में था, तो उस जगह पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ थी। उन वाटर बॉडीज़ को लगभग उन्होंने मतलब मेजोरिटी ऑफ द वाटर बॉडीज़ को वहाँ लोगों ने कवर कर दिया है। तो जिससे जो रेन वाटर पहले आता था वो वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा होता था। मतलब जैसे बेंगलोर को दैट वाज अ सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन वहाँ पे अब चुनिंदा लेक्स रह गई। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि आपका इशारा ये है कि जो प्राकृतिक जलाशय है, नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, उसको ऑक्युपाई कर लिया गया, उसकी बिल्डिंग्स बना दी गई और इसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं हो पाता है और नीचे तक पहुंच नहीं पाता है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न इस पर ये है कि भारत में बारिश के पानी की उपलब्धता कम नहीं है। भारत मानसूनी देश में गिना जाता है। हम इजराइल से देश से सबक ले सकते हैं, जहाँ सिर्फ 2% बारिश होती है, लेकिन वो पूरे साल का जल इकट्ठा कर लेते हैं, एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने देते हैं। वो रेगिस्तानी इलाका है। हाँ, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हाँ, यहाँ प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके लिए हिल एरियाज में कहीं पानी पड़ा और पानी पड़ने के बाद जो हमने पानी को रोकने के लिए जो डिफरेंट साइट्स पे हमने डैम्स बना रखे हैं, तो अभी जो स्थिति है कुछ चुनिंदा स्थानों को छोड़ के अभी जो पानी जो हिमाचल में या उत्तराखंड में ऊपर बरसता है, वो पानी डैम साइड तक चला आता है। अगर उस पानी को डैम साइड से पहले हम पानी को रोक लें, फिर उसको रिजर्व कर लें, तो उससे कई फ़ायदे होंगे। पहली फ़ायदा तो ये होगा कि जो आपका जो डैम है जो ओवरफ्लो करता है, जिसकी वजह से डैम्स के गेट हमें खोलने पड़ते हैं, आगे फ्लड होता है, वो नहीं होगा। दूसरा उसमें ये होगा कि जो सिल्ट जो अभी पानी के साथ डैम तक आ जाती है और डैम्स की लाइफ को रिड्यूस कर देती है या टर्बाइन ब्लेड को काट देती है, तो वो समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और जैसे होता क्या है कि ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन हम डैम्स के पानी को इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज, तो उसको
उसको रिफिल करने का अभी मैकेनिज्म कोई अवेलेबल नहीं है। अगर बाय द वे हमने रिजर्वायर्स आपके अपस्ट्रीम साइड में जो कैचमेंट एरिया सेल में हम डेवलप कर लें तो पानी को हम मतलब डैम्स को रिफिल भी कर पाएंगे और उस पानी को उस कैचमेंट एरिया में फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में लोग दिल्ली की तरफ भागते हैं फॉर बिजनेस अपने रोज़गार के लिए, तो हो सकता है अगर बाय द वे उनको वहाँ पानी मिले तो उनको रोज़गार की समस्या ना हो और वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर जो है अच्छा हो सके। तो इसमें कई चीज़ मतलब विन विन सिचुएशन है। अभी कि आप डैम की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े डैमों के खिलाफ भी पर्यावरणविद जो हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो कई बार वो उसके खिलाफ राय जाहिर कर चुके हैं कि बड़े डैम भूकंपों का कारण बन रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं उससे। हालांकि इस मुद्दे पर हम लोग बाद में कई बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर को इकट्ठा करें और अपने पूरे साल का पानी इकट्ठा करें, यानी कि अगर छोटे छोटे एफर्ट्स किए जाएं? डेफिनेटली। अब एक्चुअली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ सिटीज़ में उन्होंने, जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली में भी इन्होंने कुछ जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्कीम इन्होंने लागू की है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जो हमने डेवलप की है उसमें सिर्फ रेन वाटर ही जाए, उसमें ऐसा ना हो कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें सीवेज वाटर चला जाए या डट्टी पानी उसमें जाए। तो अगर भाई वो ऐसा हुआ तो वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को और ज़्यादा ख़राब करेगा। तो इसमें जो अगर वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम अगर आनी है दैट हैज़ टू बी प्रॉपर डिजाइन एंड मेंटेन, अदरवाइज देयर विल बी ए प्रॉब्लम। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री ने अभी हाल में एक सौर योजना चलाई है। हाँ। जिसमें है कि हम घर में बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि हम लोग हर व्यक्ति घर में जो बारिश हो रही है, उस घर पे जो बारिश हो रही है उस पानी को इकट्ठा करे, उस पानी को इस्तेमाल करे? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो बारिश हमारे भारत में होती है वो इतनी होती है कि हम लोग पूरे साल का पानी, हमारे इस्तेमाल का पानी होता है। तो हम लोग अगर ये छोटे छोटे एफर्ट्स करें, हर घर में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर RWA पानी इकट्ठा करना चालू करें, तो क्या ये काम आसान नहीं होगा? हो सकता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारा जो जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली की जो बिल्डिंग बायलॉज में जो प्रोविजन है वो एक सर्टेन लैंड एरिया के बाद वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना अनिवार्य है। जबकि होना ये चाहिए कि जो इवन 50 गज का जो प्लॉट है, इवन 25 गज का प्लॉट है, वो भी अगर पानी को ठीक से प्रिजर्व करे, वाटर हार्वेस्ट करे तो इस समस्या को काफ़ी हद तक और दूसरा सुधारा जा सकता है। और दूसरा एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जो मॉनिटरिंग यूनिट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड उसको मॉनिटर करती है, तो दिल्ली जल बोर्ड उसको स्कीम को तब तक पास ना करे जबकि वो इंश्योर ना कर ले कि उसके अंदर किसी भी तरह का सीवेज वाटर नहीं जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ये सब चीज़ें मतलब जो हमारी जो अथॉरिटी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्लीमेंट वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम द सिटी, वो प्रॉपरली काम करें तो शायद अच्छा हो सकता है। जी अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हाँ। हमारा इलाका नोएडा का पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ। ठीक है। तो हमारे सोसाइटी नहीं, वो कॉलोनी है बेसिकली। हाँ। तो बीच में एक पार्क था, उस पार्क में हमेशा पानी लग जाया करता था। हाँ। तो RWA ने हमारे क्या किया कि पीछे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल है। हाँ। उसका CSR फंड लेके हाँ। उस पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा 12 फुट का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खड़ा किया। हाँ। तो हमेशा पार्क में पानी भर जाया करता था। हाँ। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 4 साल से वो सिस्टम तैयार हुआ है। हाँ। अब उस पार्क में पानी इकट्ठा होता नहीं है। हाँ। और वो पूरा पानी हार्वेस्ट होता है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये पिछले दिनों हम लोगों ने जब मैं सर्विस में था यहाँ दिल्ली में, तो हमने भी यही कहा था कि जो हमारे जो खास तौर से जो पार्क एरिया, जो ग्रीन एरियाज़ हैं, उन ग्रीन एरियाज़ में क्योंकि पानी में वहाँ पर किसी तरह के सीवेज की मिक्सिंग होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, तो उन सारे जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को प्रॉपरली डेवलप किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि पानी जो है जो अभी नालियों में आता है और फिर आगे जाके फिर हमारे रिवर यमुना, अब क्या कहेंगे वो ड्रेन ही है, तो उसमें नाजायज से तो पानी को अगर बाय द वे वहाँ रोक लें तो देन इट कैन बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है और एक सरकारी योजना की आवश्यकता है? आपके पास कोई प्लान है क्या इस तरह का जिसको आप सरकार को सजेशन दे सकें? मेरा प्लान इसमें, मेरी सजेशन इसमें एक है कि एक्चुअली क्या है कि जो अभी जो पानी को जो जैसे रेन वाटर पानी बरसता है, पानी बरसने के लिए अभी जो है जो पानी बरस के जो हमारा जो कैचमेंट एरिया से आता है वो डैम तक सीधा चला आता है, तो जिसकी वजह से मैंने बताया ना प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो उस
उस अगर पानी को ऊपर रोक लिया जाए तो उससे जो हर साल हमारे हिंदुस्तान में फ्लडिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार का एरिया लगभग हर साल में फ्लडिंग होती है, दिल्ली के एरिया में लगभग हर साल फ्लडिंग होती है। तो उस पानी को अगर ऊपर रोक लिया जाए तो उससे बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब लोग ये कह सकते हैं कि रिजर्वर बनाने की जो कॉस्ट है वो हो सकता होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिजर्वर बनाने की जो कॉस्ट है, जो आप फ्लडिंग में जो पैसा हर साल खर्च करते हैं उससे बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। आप एक बार पैसा ज़रूर लगाएंगे, लेकिन फ़ायदा आपका बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। एक छत्तीसगढ़ में जल बाबा करके एक पर्यावरणविद हैं, हाँ। उन्होंने क्या किया कि अपने इलाके में छोटे छोटे चेक डैम्स बनाने शुरू किए। That's good, that's good। छोटी छोटी नदियाँ हैं। हाँ। तो उस इलाके में खेती पहले बहुत कम होती थी, हाँ। मतलब सिर्फ मोटा अनाज और वो सिर्फ 1-2 फसल हो पाती थी। उन्होंने अपने इलाके में करीब 7-8 किलोमीटर का क्षेत्र है, उन्होंने जितनी क्षमता थी उन्होंने छोटे छोटे चेक डैम्स बनाने चालू किए। हाँ। तब वो उन नदियों में जो बरसाती नदियाँ थी उनमें सालों भर पानी रहता है, हाँ। और किसानों की जरूरत का पानी होता है, और उन चेक डैम्स की वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है। यस, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अभी मैंने जो आपको सजेस्ट किया कि जो कैचमेंट एरिया के अंदर वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाएं तो उसका यही फायदा होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द चेक डैम्स ओनली। या तो चेक डैम बनाए जाएं, या फिर अगर बाय द वे किसी जगह पे पॉसिबल नहीं है कि चेक डैम बनाना, तो वहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर, जैसे हम मान लीजिए 1 करोड़ लीटर का या 10 करोड़ लीटर का पानी का वहाँ पे एक रिजर्वायर बनाएं और उसमें पानी को स्टोर करें। और स्टोर करने के बाद जब ज़रूरत हो, अगर हमें लगे कि पानी हमारे को अब ज़रूरत नहीं है और आगे डैम में आगे पानी भरना चाहिए, तो उसको वहाँ से रिलीज कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। अच्छा, एक सलाह और दी जाती है जल समस्या के समाधान के लिए, बैक टू बेसिक्स। जैसे कि हम अपने पुराने शहरों को देखते हैं, वहाँ पे बावड़ियाँ होती थी, हाँ। छोटे तालाब होते थे, वहाँ जलाशय होते थे, लेकिन हमने विकास की होड़ में, जैसे कि आपने ही बताया कि बेंगलोर में सब ढक दिया गया, सब ढक दिया। हम राजस्थान में दिल्ली में सारा ढक दिया। हम राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान एक सूखा इलाका था, लेकिन वहाँ पे कई सारी बावड़ियों को बनाते, जो राजा महाराजाओं का जमाना था, वहाँ बावड़ियाँ बनाई जाती थी। रानी की बाव, फलाना बाव, चिलाना बाव। भोपाल में हम देखते हैं कई सारे तालाब बनाए गए, अहमदाबाद में भी है, गांधी सब जगह, बहुत जगह पे। दिल्ली में भी बहुत सारे तालाब हुआ करते थे। दिल्ली में भी है। दिल्ली में आप पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने देख लीजिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी खारी बावली के नाम से पड़ा, वहाँ पर बावली है। ऐसी रेलवे स्टेशन के सामने एक बावली है। यहाँ तक कि जो ऊंचे ऊंचे किले हुआ करते थे, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ये हुआ करता है कि उन किलों में पानी की कमी होती नहीं थी। यस। तो हमें क्यों नहीं हम अपने अतीत से सीखते हैं और अपने बेसिक्स जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे उनकी जो इंटेलिजेंस था उससे सबक लेते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया शायद उसको ठीक नहीं समझ रहे हैं, और उसके शायद उसकी वजह से हम परेशानी में भी भुगत रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि हमें चाहिए कि हम जितनी भी वाटर बॉडीज हमारी जिनको ढक दिया गया है, किसी तरह से भी कवर कर लिया गया है, उनको सबको रिवाइव करें। लेकिन मैं क्या कहूँ, ये लेकिन हो नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस ये हो नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से लोगों को संकट का सामना करना पड़ेगा। और इसकी वजह से मेरा जो मानना ये है कि इन ए वेरी नियर फ्यूचर देयर विल बी ए सिविल वॉर फॉर वाटर। अच्छा, जो ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की। जो हमारे देश का दक्षिण हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है, सिर्फ 17% पानी बचा हुआ है, आपके पास कोई ऐसी योजना है जो तत्काल राहत दिला सके? आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी, आप जब बेंगलोर की आप बात कर रहे हैं, तो बेंगलोर सिटी के अंदर जो है वो वहाँ पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इक्विटेबल वाटर सप्लाई है, वो शायद अभी नहीं अचीव की मतलब कि करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि अभी वहाँ वाटर मैनेजमेंट के लिए लोग जो है अपने सिस्टम में PRV का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी को डाउनस्ट्रीम पे प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, फ्लो रेट को रिड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से वाटर वेस्टेज कंटिन्यू होती है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ गश करता है तो नीचे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ऊपर पानी कम हो जाता है। तो हमारा सिस्टम, इसमें मैंने एक रिसर्च वर्क किया है और मैंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको मैंने नाम दिया है PFRV का, प्रेशर फ्लो रेट रिड्यूसिंग वॉल्व। तो ये जो डिवाइस हमने डेवलप की है वो पानी के प्रेशर को, फ्लो रेट को एक साथ रेगुलेट करेगी और पानी की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्टेज को, जितना पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट होता है, तो हम पानी के प्रेशर को, फ्लो रेट को एक साथ रेगुलेट करेंगे, जिसकी वजह से पानी के ना तो जो कंज्यूमर है उसको किसी तरह की इनकन्वीनियंस होगी और पानी भी बचेगा। अच्छा सुनील मित्तल जी, एक आखिरी प्रश्न, हमारे दर्शकों को 5 ऐसे टिप्स दीजिए कि वो इन्वायरमेंट को सेव रखने के लिए, जल संरक्षण के लिए क्या 5 निजी तौर पे, जिसमें सरकारों का योगदान ना हो, हर व्यक्ति क्या 5 कदम उठाए?
देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि जो हमारे घरों में जो पानी आता है उस पानी का जो इस्तेमाल जो है पूरी तरह से किया जाए। आज की तारीख में क्या रहा है कि पानी बासा कब हो जाता है, पानी जब बासा हो जाता है कि जब दूसरी साइकिल का पानी आता है। तो हमारी जो गृहिणियाँ हैं जो पानी को स्टोर करती हैं, अगले दिन जैसे पानी आया तो उसको बिखेर देती हैं, नाली में डाल देती हैं। तो इसको इमीडिएटली रोकने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि जो पानी अगर बाय द वे अगर बासा भी हो गया तो उस पानी को फ्लोर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके पौधों में पानी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको नाली में ना फेंका जाए। और जो हमारे जो फिक्सचर्स हैं, जैसे मल्टी सेंट्री फिक्सचर्स हमारे घरों में लगे हैं, उन फिक्सचर्स को ठीक किया जाए। जो अगर मेरी जो स्टडी है वो ये है, अगर बाय द वे किसी टैप में बूंद बूंद पानी गिरता है तो 24 घंटे में करीब 75 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को वहाँ बचाया जाना चाहिए। जो अगर बाय द वे हमारी जो टैप है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली जो है उसको ठीक करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पानी वेस्ट होता रहेगा। तो बहुत उत्तम टिप्स दिए आपने। आप तो दर्शकों को बता दें कि सुनील मित्तल जी ने IIT से और जामिया से जल संरक्षण और बाकी सारे मुद्दों पर बहुत सारा शोध किया है, और उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उन्होंने बाल अनुभव की निशानी है। और आपने पूरा इंटरव्यू देखा, आप समझ गए होंगे कि कैसे एक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। और हम सुनील मित्तल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी इतने लंबे रिसर्च कार्य का एक शॉर्ट फॉर्म हमारे सामने रखा, और उन्होंने जो टिप्स दिए वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।